आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हूँ, मेरी प्रभु से यही कामना है। दोस्तों, आज भारतीय संविधान की शुरुआत होने जा रही है और ये जो आपको 20 से 25 लेक्चर मिलेंगे संविधान पे, भारतीय राज्य व्यवस्था पे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी का हो, यूपी पीसीएस हो, या कोई भी राज्य का पीसीएस हो, यहाँ तक कि आईएएस की परीक्षा के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो मिस न करें, इसको ज़रूर देखें और इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सूचना पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी नीति एक दिन में बन के तैयार नहीं होती, उसको बनने में टाइम लगता है। चाहे आप घर की नीति ले लो, चाहे खुद की नीति ले लो, अपने ऊपर अपने आप को बनाने में आपको समय लगता है। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आप बचपन से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाके सफल हो पाते हैं। तो वैसे ही संविधान है। संविधान एक ऐसा विधान जिसके माध्यम से देश चलता हो, जिसके माध्यम से शासन चलता हो, हमारे देश की सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जाती हों, वो संविधान। राज्य व्यवस्था यानी देश या किसी राज्य के लिए जो व्यवस्थाएं तैयार की जाती हैं उन्हें राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं कि इन सब चीज़ों में आपको याद क्या क्या रखना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी आज वो है कि हमें क्या पढ़ना नहीं है। क्योंकि पढ़ने के लिए इतना हो चुका है कि अगर आप सब पढ़ने बैठ गए तो आप अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, नौकरी मिलना असंभव हो जाएगा। तो सेलेक्टिव पार्ट पढ़ें, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, कि भारत जो पूरा अपना है, इसकी राज्य व्यवस्था कैसी है और इसका शासन कैसा है, ये सब आपको समझ में आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था का मतलब हमने अभी बताया था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से राज्य को चलाया जाता हो, जिसके माध्यम से राज्य की नीतियों को बनाया जाता हो। शासन के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और इसी राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसके माध्यम से सब लोग सही उसका पालन करें और उसी के माध्यम से सब चलते रहें। और उसी को कहो आप, चाहे संविधान कह लो, चाहे कुछ भी कह सकते हो, यानी राज्य को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं तैयार करनी पड़ती हैं और उन व्यवस्थाओं के लिए जो फॉर्मूला, जो फॉर्मेट, जो एक सूत्र बनाते हैं, उसे संविधान कहते हैं। फिर भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू हुआ, भारत में संविधान की नींव कहाँ से पड़ी? तो भारत का संवैधानिक विकास दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो पारित अधिनियम हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1773 से लेकर 1853 तक रही। इसमें बहुत सारे एक्ट आए, बहुत सारी चीज़ें पारित हुई, जिसके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा और आज भी हमारे संविधान में वो चीज़ें मौजूद हैं। फिर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम हुए उनसे तो हमने बहुत कुछ सीखा ही सीखा। इसके बाद में आया ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो पारित अधिनियम हुए वो 1858 से लेकर 1947 तक चले। आपको मालूम होना चाहिए, इस 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया, हम पूर्णतया स्वतंत्र हो गए।
और जब स्वतंत्र हो गए तो उन चीज़ों को हमने अपने आप बनाना सीख लिया जो हमारे लिए एक दिन कोई और बनाता था। तो यही होता है कि जब तक आप अपने आप मजबूत नहीं होते तब तक आपके लिए कोई दूसरा कानून बताता है, कोई दूसरा आपको समझाता है, लेकिन जब आप अपने आप को उस स्तर पर ले जाते हो तो आप अपने आप को समझाने लगते हो और समझ में भी आ जाता है। उसके बाद इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम पारित हुआ था जिसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कि नियम जो होते हैं, नियम कानून, नियमों को एक एक्ट में व्यवस्थित करना कि इसी नियम के आधार पर ये सब चीजें वर्क करेंगे। तो ये होता है नियामक अधिनियम, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का नियमों का बंडल है, ये कह सकते हो। इस एक्ट के माध्यम से आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसमें गवर्नर बनाया गया, लेकिन उस गवर्नर का पद जो था वो गवर्नर था, लेकिन जब ये एक्ट पारित हुआ तो इस पद को बदल के कह दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, ये इतना आपको पूरा याद रखना है, ये पूछा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। ये पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग नाम याद रखेंगे क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। फिर इनके जैसे परिवार में बाबा जी होते हैं, बाबा जी की सहायता करने के लिए पिताजी होते हैं, पिताजी की सहायता करने के लिए पुत्र होते हैं। वैसे ही इनकी मदद करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। इसमें जो व्यक्ति थे वो फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारबेल थे। ये चारों मिलके कुछ नीतियां तैयार करते थे, वो इनको बताते थे और ये उसी आधार पर इसको मैनेज करते थे, चलाते थे। उसके बाद में इसी एक्ट के अंतर्गत फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी जो थी, इस पर भी ये लोग थोड़ा बहुत शासन करते थे, जैसे सैनिक और असैनिक। सैनिक का मतलब होता है कि सेना के माध्यम से, और असैनिक का मतलब होता है जिसमें सेना नहीं होती है। ये मद्रास, इसके अलावा भी जैसे मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, इन पर भी ये लोग कुछ अधिकार रखते थे और इनके लिए भी कुछ प्रस्ताव बनाया करते थे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। जब हाई कोर्ट की स्थापना की गई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक जो मुख्य न्यायाधीश थे, पहले न्यायाधीश थे, उनका नाम सर एलिजा एम्पे था। सर एलिजा एम्पे कई बार पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि इसी 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सरकार जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण कर लेती है, इस कंपनी पे अपना नियंत्रण कर लेती है। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से कंपनी पर अपना नियंत्रण करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। जब नियंत्रण कर लेती है उसके बाद में दूसरा एक्ट आता है। तो इस एक्ट में जो आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बताता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताता है कि गवर्नर जनरल के पद को जो नाम था उसको बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इसी की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। उसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और 4 अन्य सदस्य फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारबेल थे। ये याद रखना है। ये लोग वारेन हेस्टिंग और ये इनकी परिषद फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी वो सैनिक और असैनिक रूप से इसको चलाते थे। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर भी उसके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत शासन व्यवस्थाएं तैयार करते थे। और 1774 ईस्वी में
जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना। एक कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम थे उनका नाम सर एलिजा एम्पे था, सर एलिजा एम्पे। इसके बाद में 1774 ईस्वी का ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को बदल दिया गया, यानी बांट दिया गया। कंपनी को पहले ये राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, जो राजनीति थी वो भी चलाने का अधिकार था और जो व्यापार की नीति थी वो भी चलाने का अधिकार था। लेकिन 1774 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें इन दोनों को बांट दिया गया। अब कंपनी केवल क्या कर सकती थी, जो व्यापारिक कार्य था इसको निदेशक मंडल में बांटा गया और जो राजनीतिक था उसको नियंत्रक बोर्ड में बांट दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि 1774 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें क्या हुआ था। उसमें आपको यही याद रखना है कि जो राजनीतिक और जो व्यापारिक कार्य थे उनका बंटवारा हो गया था। राजनीतिक जो कार्य थे वो दे दिए गए नियंत्रक बोर्ड को और व्यापारिक कार्य जो थे वो निदेशक बोर्ड को दे दिए गए। इसके बाद में 1786 का अधिनियम आता है। 1786 का अधिनियम, इसमें क्या होता है कि एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। उसमें गवर्नर जनरल होता है जो कि प्रधान सेनापति होता है और यही गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति क्या कर सकता है, ये अगर जैसे इसकी जो समिति थी, जो कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद ने अगर कोई भी बात रखी है, जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि यहाँ पे ये बनना चाहिए या उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, ये मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अगर चाहते तो लागू कर सकते थे और नहीं चाहते तो नहीं लागू कर सकते थे। और प्रथम सेनापति जो थे, प्रधान सेनापति की सभी शक्तियां इनके अंतर्गत आती थी। पहले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको याद रखना है कि प्रथम ऐसे गवर्नर जनरल जो जिन्हें प्रधान सेनापति भी कहा जाता था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसके बाद में 1795 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र था उस कंपनी के अधिकार क्षेत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि अब कंपनी 20 साल तक और काम करती रहेगी। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। इस 1813 के चार्टर एक्ट में हमारी जो शिक्षा थी, जब ये लोग हमारे यहाँ व्यापार करते थे तो शिक्षा बहुत बेकार हो चुकी थी, यहाँ लोग शिक्षित नहीं थे। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों न भारत को थोड़ा बहुत शिक्षित भी किया जाए। तो उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि हम भारतीयों की शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, यानी हर साल 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होगा। इसमें जो इंग्लिश मिशनरी थे उनको भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई। इसी एक्ट में 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई। इससे पहले इनको ये अनुमति नहीं थी। और याद रखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये चाय पर बना रहा, चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और चीन के साथ में ये एकाधिकार बना रहा। 1813 की ही चार्टर एक्ट में आप देख रहे होंगे कि 2 तरीके की शिक्षाएं थी, एक तो ओरिएंटल और एक अंग्रेजी। ओरिएंटल का मतलब होता है कि जैसे आप जिस राज्य में रहते हो उसमें जो भाषा बोली जा रही है, जिसको हम राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, वो ओरिएंटल भाषा। लेकिन उन लोगों के लिए अंग्रेजी बहुत आसान थी, तो वो लोग अंग्रेजी को बढ़ावा देते चले गए और ओरिएंटल भाषा को गिराते चले गए। इसके बाद में 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। इसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बने। 7 मार्च 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा मान लिया गया। इसमें किसने माना कि जो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश
बेंटिक थे, ये 1824 से लेकर 1835 तक रहे थे। इनके शासनकाल में ऐसा हुआ, इनके शासनकाल में ऐसा हुआ कि जो ओरिएंटल शिक्षा थी उसको गिराया गया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया गया। जब लॉर्ड मैकाले ने 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव भेजा तो इन्होंने उसको पास कर दिया और कह दिया कि अंग्रेजी को अब उच्च शिक्षा माना जाएगा, यानी ऊपर की क्लासेज जितनी भी होगी उसमें सिर्फ अंग्रेजी होगी, अदरवाइज बाकी कोई भी भाषा नहीं होगी। इसके बाद में क्या होता है कि 1833 का चार्टर एक्ट बना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 का चार्टर एक्ट क्या होता है, इसमें जो गवर्नर जनरल होता था वो संपूर्ण भारत के लिए कानून तैयार कर सकता था। अगर वो चाहता तो पूरे भारत के लिए सभी राज्यों के लिए कानून बना सकता था। और इसी की धारा 86 के अनुसार ये बताया गया कि धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर भारतीयों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो योग्य हैं तो उन्हें कंपनी में शासन, कंपनी में जितने भी पद हैं उन पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि योग्यता होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, शासन प्रणाली जो थी उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण का मतलब ये है कि पहले जो शासन प्रणाली थी वो बटी हुई थी, छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी। इन्होंने क्या कर दिया, 1833 के चार्टर एक्ट में इसका केंद्रीकरण कर दिया, यानी एक जो शक्तियां बटी हुई थी उनको मिला के एक जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया, तो उसका केंद्रीकरण हो गया। इसी केंद्रीकरण के माध्यम से जो क्या हुआ कि कंपनी अब 1833 का जो चार्टर एक्ट बना उसमें कंपनी से कहा गया कि अब आप राजनीतिक कार्य करेंगे, आप कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि 1833 के ही चार्टर एक्ट में कंपनी से ये कहा गया था कि आप अब सिर्फ राजनीतिक कार्य करेंगे, बल्कि अब आप कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं कर सकते। इसी में क्या होता है कि जब राजनीतिक कार्य इनको दे दिए गए तो जितनी भी राजनीति थी, राजनीति का जो भी ढांचा तैयार करना होता था वो कंपनी के अधीन हो गया। इसमें क्या होता था, 1833 के ही चार्टर एक्ट में एक कार्यकारी परिषद बनाई गई और कानूनी सदस्य ये मैकाले थे और गवर्नर जनरल, ये सब मिलके ये जो कार्यकारी परिषद और कानूनी सदस्य, कार्यकारी परिषद यही है जो यहाँ पे आपको बताई गई थी, यही कार्यकारी परिषद यहाँ पे पहुंची। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक कानूनी सदस्य भी जोड़ दिया गया और पहले ऐसे व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले और गवर्नर जनरल, ये सब मिलके संपूर्ण भारत के लिए कानून तैयार कर सकते थे, यानी पूरे भारत के लिए कानून बनाने का इनके पास अधिकार था। इसमें क्या होता था कि जो अब नौकरियां निकलती थी, पहले ये लोग क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे, जो ब्रिटिश लोग होते थे, उन्हीं को ये उनकी ही नियुक्तियां कर देते थे। लेकिन अब ये गलत माना जाने लगा, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बताया गया कि अब हम भेदभाव नहीं करेंगे, अब नियुक्तियां सबकी करेंगे। तो क्योंकि सिर्फ अब योग्यता बची थी तो योग्यता के आधार पर नियुक्तियां सबकी होनी थी, भेदभाव अब नहीं किया जाएगा। तो ये भी याद रखें कि 1833 का चार्टर एक्ट हमसे क्या क्या कहेगा। 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि अब गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकते हैं। धारा 86 के अनुसार जन्म, धर्म, वंश, वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर व्यक्ति योग्य है तो उसे कंपनी में पद दिया जाएगा, शासन करने का पूरा अधिकार होगा। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, कंपनी को व्यापारिक कार्य नहीं दिए गए और राजनीतिक कार्य दे दिए गए। इसमें एक कार्यकारी परिषद और नया कानूनी सदस्य जोड़ा गया जो कि मैकाले थे और गवर्नर जनरल, ये सब मिलके संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकते थे। नियुक्तियां अब सबकी की जाएगी, भेदभाव नहीं होगा। ये कहां से शुरू हुआ, 1833 का चार्टर है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 1823 में जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, अभी मैंने बताया था ये बनी थी। ये किस बात के लिए बनी थी, ये बताती है कि उन लोगों ने हमारी जो
भाषा थी उसको गिराया और अपनी भाषा को हम लोग को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनको सिर्फ अंग्रेजी समझ में आती थी तो वो अंग्रेजी को बढ़ाने लगे और जो ओरिएंटल लैंग्वेज थी, जो राज्य की भाषाएं थी या जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको ये लोग गिराने लगे। इसमें कुछ शब्द हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। आप देख रहे होंगे कि लिखा है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन अपने यहाँ एक ऐसा व्यक्ति तैयार करता है जो कि पूरी शासन व्यवस्थाएं देखता है, उसे गवर्नर जनरल कहते हैं। यही ब्रिटिश जो थे उन्होंने गवर्नर जनरल का पद रखा था। फिर वायसराय, जो ये गवर्नर जनरल था, इसमें सिर्फ कितने कार्यकारी, ये एक गवर्नर जनरल होता था और एक कार्यकारी परिषद होती थी। लेकिन जो वायसराय था वो भी गवर्नर जनरल की तरह था, लेकिन वायसराय में एक कानूनी सदस्य भी आ गया था, तो इनकी जो शक्ति थी वो इनसे ज्यादा हो गई थी। और ये कहाँ पे आए थे? ये ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित जो अधिनियम था, यहीं पर ये जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया था। डोमिनियन राज्य क्या होते हैं? डोमिनियन राज्य वो राज्य होते हैं जिसमें जैसे राज्य को कुछ शक्तियां दी जाएं और उसकी सभी शक्तियां कोई एक व्यक्ति ले जाए जो उस पर शासन करे। यानी मान लो केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी गई और राज्य को छुटपुट शक्तियां दी गई, तो ऐसे राज्य डोमिनियन राज्य कहलाते हैं। संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार वो सरकार होती है जो द्विसदनात्मक होती है, यानी जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय वो न्यायालय होता है जो द्विसदनात्मक होता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें जाके अपना पक्ष रख सकती हैं। फिर है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कि सिर्फ एक संप्रदाय को ही चुनना, दूसरे संप्रदाय के प्रति मन में गुस्सा रखना, मन में भेदभाव रखना। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तब चलती थी। उसके बाद में प्रतिनिधि निर्वाचन। प्रतिनिधि निर्वाचन तो कई प्रकार से किया जा सकता है, सिर्फ सिक्का उछाल कर भी किया जा सकता है, लॉटरी से टिकट निकाल के किया जा सकता है, लेकिन ये सब गलत माने गए। फिर उसके बाद में निर्वाचन प्रणाली का मतलब हुआ कि वोट डाला जाएगा। वोट डालने के लिए दो प्रकार के चुनाव रखे गए, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें सामान्य जनता भाग लेती है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में सामान्य जनता भाग नहीं लेती है। अप्रत्यक्ष चुनाव में वो लोग भाग लेते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता चुनती है, जिन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है। तो आज की क्लास में आपने इतना पढ़ा, आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। और इस लेक्चर को आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। यदि आपको समझ में आया तो आप इसे अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी कई चीजें समझ में आ सके। अगली क्लास के साथ अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर हमारा ये सब आपको बहुत अच्छा समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, हौसला बढ़ाएं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।